दोस्तों, मैंने जैव अणु चैप्टर के नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी से बनाए हैं। तो जैव अणु मतलब बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो उसमें एक कथन लिखा हुआ था, तो मैंने पहले कथन लिख दिया। कार्बन व हाइड्रोजन की मात्रा अन्य तत्वों की अपेक्षा किसी भी जीव में भूप्रपट्टी से सामान्यतः ज़्यादा होती है। एनसीईआरटी में ये लाइन या ये कथन मेरे को इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने लिख दिया, ठीक है। शॉर्ट नोट्स है ये पूरे। किसी भी जीव में मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा अन्य तत्वों से क्या होती है, अधिक होती है। फिर है रासायनिक विश्लेषण, जिसमें पहला क्या है, जीव ऊतक। जीव ऊतक कौन से, सब्जी या यकृत का टुकड़ा या कोई भी जीव ऊतक हो गया, ठीक है। जब उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल Cl3CCOOH, ठीक है, जब इसके अंदर इस ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल के अंदर पीसेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, करदम, ठीक है। जब इस करदम को कपड़े से सानेंगे तो दो प्रकार के अपन को मिश्रण प्राप्त होंगे। एक को कहेंगे निस्यंदन, दूसरे को कहेंगे धारित। निस्यंद को कहते हैं फिल्ट्रेट। अंश जो अम्ल में घुला, इस ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल में जो अंश घुल गया यानी जो पदार्थ घुल गया उसको कहेंगे कार्बनिक यौगिक। जो अंश इस अम्ल में नहीं घुला, अविलेय रह गया, उसको क्या कहेंगे, धारित, ठीक है। आगे क्या लेगा, किसी यौगिक का आणविक सूत्र व संरचना ज्ञात। किसी यौगिक का आणविक सूत्र व संरचना किससे ज्ञात करते हैं, विश्लेषणात्मक तकनीक द्वारा। ये एकदम एनसीईआरटी में लिखा गया है कि किसी यौगिक का आणविक सूत्र व संरचनात्मक मतलब संरचना ज्ञात करना विश्लेषणात्मक तकनीक द्वारा किया जाता है। अब जैव अणु कहते हैं किसे, जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं। सजीवों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। ऊतकों को पूर्ण रूप से जलाने पर कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर क्या देते हैं, CO2 और जल वाष्प। जब ऊतकों को पूर्ण रूप से जलाते हैं तब क्या बनती है, CO2 बनती है और क्या बनती है, जल वाष्प, ठीक है। अगला क्या है, भस्म। भस्म में क्या क्या उपस्थित होता है, भस्म में उत्तक जो अपने उत्तक होता है, जीव उत्तक, उसमें से कार्बनिक पदार्थ को हटा देते हैं या कार्बनिक यौगिक को हटा देते हैं, तो बाद में जो बचता है भस्म या राख कहते हैं उसे। और इस भस्म या राख में क्या होता है, अकार्बनिक तत्व जैसे कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+, ठीक है। अकार्बनिक यौगिक सल्फेट व फास्फेट अम्ल घुलनशील अंश में मिलते हैं। अम्ल घुलनशील अंश को क्या कहते हैं, निस्यंद कहते हैं। इस अंश में क्या मिलते हैं, सल्फेट और फास्फेट, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है अमीनो अम्ल, ठीक है। अमीनो अम्ल क्या होते हैं, अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं। एक ही कार्बन पर क्या होता है, एक अमीनो समूह होता है और एक क्या होता है, अम्लीय समूह, ठीक है। अमीनो अम्ल की संरचना में एक ही कार्बन पर एक अमीनो समूह होता है और एक होता है अम्लीय समूह, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अल्फा अमीनो अम्ल, ठीक है। अमीनो अम्ल किसके प्रति स्थापित होते हैं, मेथेन के प्रति स्थापित होते हैं, ठीक है। ये मेथेन CH4, ठीक है। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन के आधार पर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ज्ञात हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है, अमीनो अम्लों के भौतिक व रासायनिक गुण मुख्यतः निर्भर। अमीनो अम्ल के भौतिक व रासायनिक गुण मुख्यतः किस पर निर्भर करते हैं, अमीनो समूह जिसको कहते हैं NH2 और कार्बोक्सिल समूह और क्रियात्मक समूह R हो गया, ठीक है। इस पर ये लाइन भी कथन के तौर पर दे सकते हैं। फिर अगला अम्लीय अमीनो अम्ल कौन से हैं, ग्लूटामिक अम्ल, ये तो अम्लीय है। सारी अमीनो अम्ल है लाइसिन। उदासीन अमीनो अम्ल है वेलिन। एरोमेटिक अमीनो अम्ल है टायरोसिन, फेनिलएलनिन और ट्रिप्टोफैन, ठीक है। फिर अगला क्या है, ये क्या है, ग्लाइसिन की संरचना है, ठीक है। ऊपर COOH कार्बोनिल समूह लगा हुआ है, बीच में कार्बन है और एक NH2 समूह जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन है और एक नीचे हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या हो गया, ग्लाइसिन। अगर इसी हाइड्रोजन की जगह अगर CH3 हो तो क्या हो जाएगा, एलेनिन। अगर इस हाइड्रोजन को हटाकर CH2OH तो रख दिया तो क्या हो जाएगा, सीरीन। अब एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है
कि RCH और NH3+ और CWH, ठीक है। जब इसको ऐसे रेजोनेंस करवाएं, ठीक है, तो NH3 पर क्या आ गया प्लस और CW पर क्या आ गया माइनस, ये हाइड्रोजन हट गया, तो इसको कहते हैं ज्विटर आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्विटर आयन में हमेशा क्या होता है, एक तो होता है प्लस और एक होता है माइनस, तब क्या बनता है ज्विटर आयन, ठीक है। जिसमें NH3 पर तो बन गया प्लस और CW पर क्या बन गया माइनस। अब अगला क्या है, अगला है लिपिड। लिपिड में जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने चार्ट कर ले लिए, ठीक है। लिपिड, लिपिड क्या है, लिपिड पानी में अघुलनशील होते हैं। लिपिड क्या है, पानी में अघुलनशील होते हैं। साधारण लिपिड को साधारण क्या कहते हैं, साधारण वसा को क्या है, वसा अम्ल क्या है, लिपिड है। साधारण वसा अम्ल क्या है, लिपिड, ठीक है। वसा अम्ल या लिपिड में आर समूह, जो मैथिल समूह होता है वो कितने कार्बन का होता है, एक कार्बन से 19 कार्बन तक हो सकते हैं, जिसमें CH3 हो सकता है या डबल कार्बन वाले भी हो सकते हैं या C2H5 या ऐसे अनेक समूह हो सकते हैं, ठीक है। अब पाल्मिटिक अम्ल में CWH समूह सहित 16 कार्बन होते हैं, ठीक है। ये लाइन पूछी जाती है और नीट में पूछी भी गई है, ठीक है। ये मैं स्टार कर देता हूँ। ये दोनों कि पाल्मिटिक अम्ल में CWH समूह सहित कितने कार्बन होते हैं, 16 कार्बन। एराकिनोइड अम्ल में कार्बोनिल समूह सहित कितने कार्बन होते हैं, 20 कार्बन, ठीक है। इसको ऐसे याद रखो, पाल्मिटिक अम्ल मतलब पाल्मिटिक अम्ल मतलब 15, ऐसे याद रखो, 15 में 15 का तो पाल्मिटिक अम्ल मतलब 15, 15 में एक ज़्यादा जोड़ दे तो क्या हो जाएगा 16, और एराकिनोइड में क्या है सीधा 20 याद रखो। पाल्मिटिक अम्ल याद रख लो, फिर अगली 16 और 20 में से 16 तो पाल्मिटिक अम्ल के, एराकिनोइड के हो जाएंगे 20 कार्बन, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही याद किया। वसा अम्ल, वसा अम्ल या लिपिड संतृप्त या असंतृप्त प्रकार के हो सकते हैं। संतृप्त वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड, क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड। और असंतृप्त में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड नहीं पाया जाता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उन्हें असंतृप्त कार्बन कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड होता है उनको क्या कहते हैं, संतृप्त कार्बन, ठीक है। अगला क्या है, अगला है दूसरा साधारण लिपिड ग्लिसरॉल है। पहला तो क्या है वसा अम्ल, दूसरा क्या है ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल को क्या कहते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है। बहुत सारे लिपिड में वसा अम्ल व ग्लिसरॉल दोनों पाए जाते हैं। बहुत सारे लिपिड ऐसे होते हैं जिसमें वसा अम्ल और ग्लिसरॉल दोनों पाए जाते हैं। वसा अम्ल ग्लिसरॉल से एस्ट्रीकृत होता है। वसा अम्ल है वो किससे, ग्लिसरॉल से क्या होता है, एस्ट्रीकृत होता है। लिपिड मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड व ट्राईग्लिसराइड हो सकते हैं। लिपिड है वो मोनोग्लिसराइड भी हो सकते हैं, डाईग्लिसराइड भी हो सकते हैं और ट्राईग्लिसराइड भी हो सकते हैं। वसा व तेल में विभेदन गलनांक के आधार पर किया जाता है। वसा व तेल में क्या है विभेदन है वो किस पर किया जाता है, गलनांक के आधार पर। अब ये लाइन ये नीट में भी पूछी गई है, ठीक है, सीधी नीट में आई है। नीट 2023 और 24 दोनों में पूछी गई है अलग अलग प्रकार से, ठीक है। एक कथन दे दिया है या फिर ऐसे ऑप्शन वगैरह बनेगा, ठीक है। तेलों का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। तेलों का गलनांक क्या होता है, वसा से कम होता है। वसा का गलनांक क्या होता है ज़्यादा, तेलों का क्या होता है कम। उदाहरण है जिंजेली तेल, इसलिए गलनांक कम होता है, इसलिए क्या है ये तेल सर्दी में जमते नहीं है, ठीक है। लेकिन वसा है वो क्या आती है, जम जाती है, ठीक है। कुछ लिपिड में फास्फोरस व फास्फोरिलीकृत कार्बनिक यौगिक, कुछ लिपिड में फास्फोरस व एक फास्फोरिलीकृत कार्बनिक यौगिक होते हैं। और ये भी पूछा गया है लेसिथिन वाला। लेसिथिन कोशिका झिल्ली में, लेसिथिन कोशिका झिल्ली में, लेसिथिन कोशिका झिल्ली में क्या है, फास्फोलिपिड।
लेसिथिन क्या है? एक प्रकार का फास्फोलिपिड है। तो उसमें ऑप्शन क्या पूछा गया था कि लेसिथिन ग्लाइकोलिपिड है, तो वो कथन गलत था। लेसिथिन असली में क्या है? फास्फोलिपिड है। ठीक है। जटिल संरचना के लिपिड कहाँ पाए जाते हैं? तंत्रिका ऊतक में। ये भी लाइन पूछी गई है कि वहाँ ऐसे लिख के आया कि सरल संरचना के लिपिड तंत्रिका ऊतक में पाए जाते हैं, तो इस प्रकार से कथन गलत हो गया था। क्या आ जाएगा? जटिल संरचना के लिपिड तंत्रिका ऊतक में पाए जाते हैं। ठीक है। एक ऊपर अपने ये नहीं पढ़ा कि गिल्सरॉइड होते हैं, वो क्या होते हैं? वसा व तेल। गिल्सरॉइड में वसा व तेल क्या आ जाते हैं? दोनों। अब वाल्मीकिक अम्ल में अपन ने बताए थे कार्बन कितने होते हैं? 16 होते हैं। एक कार्बन ये हो गया, शब्दा कार्बन ये CH2 समूह वाले, और एक कार्बन इस कार्बोनिल समूह का। ठीक है। तो कितने हो गए? 16। और गिल्सरॉल की संरचना होती है ये ऐसे, जिसमें 3 OH समूह जुड़े होते हैं और 3 CH2 समूह होते हैं। ठीक है। फिर अगला है एंटूसार। ठीक है। एंटूसार क्या आता है? विषम सक्रिय अणु है। ठीक है। इसमें सम सक्रिय अणु नहीं है। ये किस प्रकार का है? विषम सक्रिय अणु। एंटूसार है जो क्या सारे होते हैं, वो क्या होते हैं? विषम सक्रिय अणु होते हैं। जिसमें पहला है नाइट्रोजनी सार। नाइट्रोजनी सार कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। एडिनिन और गुआनिन है वो क्या है? प्यूरिन है। क्या है? प्यूरिन। और साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन ये क्या है? पायरिडीन। ठीक है। ये तो हो गए नाइट्रोजनी सार। एडिनिन को लिखते हैं ए से, गुआनिन को जी से, साइटोसिन को लिखते हैं सी से, और यूरेसिल को यू से, और थाइमिन को लिखते हैं टी से। तो ये नीचे वाले 3 तो क्या है? पायरिडीन, और ऊपर वाले क्या है? प्यूरिन। ए और जी क्या है? प्यूरिन है। ठीक है। अब अगला है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है कि ये नाइट्रोजनी सार और साथ में क्या जुड़ती है? शर्करा। जब नाइट्रोजनी सार के साथ में शर्करा जुड़ जाती है तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। तब बनता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है कि N2 सार मतलब नाइट्रोजन सार प्लस शर्करा आपस में जुड़ जाती हैं, तब क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड ही 5 प्रकार के हैं। इसमें पीछे क्या लग जाता है? इन लग जाता है। एडिनिन से क्या बन गया? एडिनोसिन, ग्वाइनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन। तो ऑप्शन आएगा कि निम्न में से कौन सा न्यूक्लियोसाइड है? तो ऐसे दे देगा एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, और साथ में दे देगा थाइमिडीन। तो थाइमिडीन होगा वो, जिसके पीछे इन आ रहा है वो क्या हो जाएगा? इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते, जैसे साइटोसिन इसमें भी इन आ रहा है, लेकिन साइटिडीन, यूरिडीन, थाइमिडीन। लेकिन गुआनिन में क्या है? गुआइनोसिन। और एडिनिन में एडिनोसिन। ठीक है। इसको ऐसे याद रखें। फिर अगला है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस क्या होता है? फास्फेट समूह। अर्थात अपन कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या हो सकते हैं? N2 सार प्लस शर्करा प्लस फास्फेट समूह। इसको तो कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया? N2 सार प्लस शर्करा, और साथ में फास्फेट जुड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो कौन कौन से? एडिनिलिक अम्ल, थाइमिडिलिक अम्ल, गुआनिलिक अम्ल, यूरिडिनिलिक अम्ल, और साइटिडिलिक अम्ल। ठीक है। जिसके बीच अम्ल आ जाता है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड। और नाइट्रोजन सार इसको तो सीधे याद कर दो, और 20 में बचे जो वो क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। ये एक प्रकार के विषम सक्रिय अणु होते हैं। ये संरचना तो आपने किताब से देख लेना आप। तो इसमें मेन क्या है, मैं एक बार वापस बता दूं। एक तो ये पूछा गया है, ये वाला, ये दोनों पूछे गए नीट में। ये लिपिड वाला भी पूछा गया है। फिर आगे अगला पूछा गया है तेलों का गलनांक वाला, ये जिंजली तेल, और ये लेसिथिन,
पूछा गया है। और इनमें से क्वेश्चन बनाए गए हैं कि कौन से मतलब नाइट्रोजन 4 है, कौन से न्यूक्लियोटाइड है, कौन से न्यूक्लियोसाइड है, टाइड है, ठीक है, ऐसा पूछा गया है। और यहाँ से पूछा गया है ये वाले दो, पालमिटिक अम्ल और एरिकिनोइड, ठीक है। और इस लाइन को कथन बनाकर पूछा गया है, ठीक है। अब अगले पेज पर जाते हैं। अगला है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? अगला है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। पॉलीसैकेराइड कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज, ये क्या है? एक प्रकार के पॉलीसैकेराइड है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? शर्करा की लंबी श्रृंखला से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट शर्करा की लंबी श्रृंखला से बना होता है। फिर अगला है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? समबहुलक है। कैसा है? समबहुलक। एक होता है विषम बहुलक और एक होते हैं समबहुलक। तो सेल्यूलोज है वो क्या है? समबहुलक है, ठीक है। और सेल्यूलोज किससे बनता है? स्टार्च और ग्लाइकोजन से। सेल्यूलोज के परिवर्तित रूप कौन से हैं? स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च है वो पादपों में संग्रहित भोजन है और ग्लाइकोजन है वो क्या है? प्राणियों में संग्रहित भोजन है। ये तो पता है अपन को कि प्राणियों में संग्रहित भोजन किस रूप में पाया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में, पादपों में, स्टार्च या मंड के रूप में, ठीक है, ये वाला मंड, ठीक है। अगला क्या है? फ्रक्टोज का बहुलक कौन सा है? फ्रक्टोज का बहुलक, फ्रक्टोज का बहुलक है वो क्या है? इनुलिन। इनुलिन किसका बहुलक है? फ्रक्टोज का, ठीक है। ये याद रखना, ये नीट में पूछा गया है, ठीक है। अभी शायद 2025 में भी पूछा गया था, फिक्स याद नहीं है, लगभग पूछा गया था। फिर है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में दायां सिरा होता है वो क्या होता है? दायां सिरा अपचायक होता है। और बायां सिरा क्या होता है? अनअपचायक होता है। और ग्लाइकोजन शाखा युक्त संरचना है, अशाकित नहीं होता है। कैसा होता है? शाकित होता है, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि दायां सिरा कौन सा है, बायां सिरा कौन सा है। दाएं को अपन क्या लिखते हैं? दाएं को लिखते हैं अपन राइट। और अपचायक को क्या लिखते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि आर से आर, राइट मतलब दायां, दायां क्या होता है? अपचायक। इसमें से अपन को क्या एक याद रखना है, दायां याद रखो या बायां याद रखो। अपन को दायां आसानी से याद हो रहा है कि राइट से रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो बायां अगला क्या हो जाएगा? बायां ही होगा सीधा। बायां सिरा क्या हो जाएगा? अनअपसायक हो जाएगा। तो ऐसे याद रखोगे तब याद हो जाएंगे, वरना मुश्किल है थोड़े, ठीक है। अगला क्या है? स्टार्च। स्टार्च द्वितीयक कुंडलीदार संरचना कैसी है? द्वितीयक। और इसमें आयोडीन है वो कुंडली के भाग से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। स्टार्च में क्या पाया जाता है? आयोडीन, जो कि कुंडली के भाग से जुड़े हुए होते हैं। आयोडीन अणु का रंग कैसा होता है? नीला रंग, ठीक है। मतलब स्टार्च का रंग कैसा होता है? आयोडीन अणु के कारण नीला, कैसा होता है? नीला, ठीक है। आयोडीन अणु के कारण स्टार्च हैं वो कैसा रंग देते हैं? नीला रंग, ठीक है। और सेल्यूलोज में ये कुंडलियाँ, द्वितीय कुंडलियाँ नहीं पाई जाती हैं, जिसके कारण आयोडीन प्रवेश नहीं कर पाता है, इसलिए सेल्यूलोज नीले रंग प्रदर्शित या आयोडीन टेस्ट सेल्यूलोज नहीं देते हैं। प्रश्न पूछेगा कि सेल्यूलोज आयोडीन टेस्ट देते हैं, तो नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें घुमावदार या कुंडलित संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। फिर क्या है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पादप कोशिका भित्ति। पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज से कागज प्लस रुई के धागे बनते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है
जटिल पॉलीसैकेराइड। जटिल पॉलीसैकेराइड कौन कौन से? जटिल पॉलीसैकेराइड अधिकतर समबहुलक होते हैं। जटिल पॉलीसैकेराइड अधिकतर क्या होते हैं? समबहुलक। ठीक है, समबहुलक कौन कौन से? एक तो सेल्यूलोज समबहुलक है। सेल्यूलोज कैसा है? समबहुलक है। ठीक है, और विषम सक्रिय संरचना किसकी होती है? नाइट्रोजनी सार की संरचना कैसी होती है? विषम सक्रिय। फिर अगला क्या है? निर्मित। जटिल पॉलीसैकेराइड किससे निर्मित होते हैं? अमीनो शर्करा पर प्लस रासायनिक रूप से परिवर्तित शर्करा से। उदाहरण कौन से हैं जटिल सैकेराइड के, पॉलीसैकेराइड के? ग्लूकोसामिन और एनेस्टाइल ग्लूकोसामिन। ठीक है, और इसमें एक उदाहरण है और काइटिन। काइटिन क्या होता है? आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है, जो कि एक प्रकार का जटिल पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, फिर अगला यहाँ पर ये थोड़ी जगह बची थी तो मैंने एक लाइन और थी अगले टॉपिक में, लेकिन मैंने यही लिख दिया अलग से कि प्रतिस्पर्धी संदमकों का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के नियंत्रण में किया जाता है। और उदाहरण है सक्सिनिक डिहाइड्रोजन का संदमय कौन करता है? मेलोनेट द्वारा किया जाता है। किस के द्वारा किया जाता है? मेलोनेट द्वारा। ये नीट में पूछी गई लाइन है। ठीक है, फिर अगला न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल बनने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। किससे? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट समूह जुड़ा होता है। ठीक है, निर्माण। कोशिका के वास्तविक वर्ध आणविक अंश का निर्माण कौन करते हैं? न्यूक्लिक अम्ल करते हैं। समाविष्ट। किसका समाविष्ट है? पॉलीसैकेराइड प्लस पॉलीपेप्टाइड के। ठीक है, डीएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीएनए डीऑक्सीराइबोज शर्करा से बने होते हैं। आरएनए राइबोज शर्करा से बने होते हैं। ठीक है, आरएनए को कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, और डीएनए को कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, फिर आता है सहकारक। सहकारक कौन कौन से होते हैं? जिसको कहते हैं कोफैक्टर। इनसे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। लाइनें 3-4 ही हैं, लेकिन क्वेश्चन हर साल फिक्स आता है। सहकारक। सहकारकों का प्रोटीन का बना भाग होता है, वो क्या कहलाता है? सहकारकों का प्रोटीन से मिलकर बना भाग क्या कहलाता है? एपो एंजाइम। और सहकारक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें पहला है प्रोस्थेटिक समूह। प्रोस्थेटिक समूह में क्या होता है? एपो एंजाइम है, वो क्या है? दृढ़ता से बंधे होते हैं। क्या होते हैं? दृढ़ता से एकदम बंधे होते हैं। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दृढ़ता से बंधे होना। और प्रोस्थेटिक समूह के उदाहरण कौन कौन से हैं? परऑक्सीडेज प्लस कैटेलेज, जिसमें कौन सा काम आता है? H2O2। ठीक है, और इसमें H2O2 में प्रोस्थेटिक समूह कौन सा है? हिम। ठीक है, H2O2 कैसे मिलकर बना होता है? जल प्लस O2 से। ठीक है, फिर अगला है सहकारक को एंजाइम। एपो एंजाइम से क्या होते हैं? अस्थायी बंधे होते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अस्थायी। तो ऐसे लाइन देकर भी पूछता है प्रोस्थेटिक समूह में एपो एंजाइम दृढ़ता से बंधे होते हैं, तो सही है। को एंजाइम में एपो एंजाइम अस्थायी रूप से बंधे होते हैं, सही है। मुख्य रासायनिक अवयव। को एंजाइम में मुख्य रासायनिक अवयव कौन से? विटामिन। विटामिन किसके अंतर्गत आते हैं? को एंजाइम के अंतर्गत। NAD प्लस NADPH से कौन सा विटामिन जुड़ा होता है? नियासिन विटामिन। ठीक है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, अगला है धातु आयन। अगला कोफैक्टर कौन सा है? सहकारक धातु आयन, जिसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्लस कार्बोक्सीपेप्टिडेज। इसमें कौन सा सहकारक काम आता है? जिंक। कौन सा? जिंक। ये पूरा सहकारक है, वो नीट में पूछा गया है। ये सारी लाइनें पूछी गई है। तो मैं एक बार मार्क कर देता हूँ कौन कौन से पूछे गए नीट में। ये दोनों चीज़ पूछी गई है, ये पूछा गया है, और ये काइटिन वाली पूछी गई है कि जटिल पॉलीसैकेराइड कौन सा है, तो काइटिन। और ये लाइन पूछा गया है, ये उदाहरण। और इसमें से ये सहकारक तो पूरा ही पूछा गया, एक एक लाइन पूछी गई है। तो ये बहुत बड़ा था, तो मैंने छोटे करके सब लिख दिए पॉइंट एक एक। जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने लिख दिए। आप NCERT एक बार खुद पढ़ लेना,
फिर इससे कंपेयर कर लेना आप। और ये तो आपको पता ही होता है डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म सभी चैप्टर में लगभग आ ही जाती है। ये सभी नीट में पूछे गए हैं जो मैंने राइट टिक किए वो। फिर अगला क्या है, न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए व आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य। अपने आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कौन कार्य करते हैं, डीएनए व आरएनए। ये अपन पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, ठीक है। इसमें से ये प्राथमिक उपापचय कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक उपापचयज अमीनो अम्ल और शर्करा। द्वितीयक उपापचय एल्केलॉइड, रबर, फ्लेविनॉइड्स, वाष्पशील तेल, प्रतिजैविक, रंगीन वर्णक, इत्र, गोंद, मसाले, ये सभी क्या है, द्वितीयक उपापचयज हैं, ठीक है। अब ये पूरी सारणी नीट में पूछी भी गई है, इसमें अलग अलग पॉइंट लेके पूछे गए हैं, ठीक है। ये पूरे इंपॉर्टेंट है। जिसमें वर्णक के अंदर द्वितीयक मतलब उपापचयज कौन से हैं, कैरोटीन और एंथोसाइनिन, ठीक है। और एल्केलॉइड में कौन से आते हैं, मार्फिन और कोडेसिन। टर्फिनॉइड में कौन से आते हैं, मोनोटर्पिन और डाइटर्पिन्स। ये तो याद रह जाएंगे कि टर्पिनॉइड कौन से, बीच में पीछे टर्पिन आ रहा है, मोनो और डाई। फिर आवश्यक तेल कौन सा है, नींबू घास तेल, ये भी आसानी से याद हो जाएगा। फिर है टॉक्सिन। टॉक्सिन में से याद रखो कि पीछे क्या आ रहा है, न आ रहा है, ई न, ठीक है। तो टॉक्सिन में कौन से, एब्रिन और रिसिन, ऐसे याद रखो। और लेक्टिन्स में कौन है, कॉनकेवेलिन ए, ठीक है। लेक्टिन्स में कॉनकेवेलिन ए है, ठीक है। ड्रग्स में कौन आते हैं, विनब्लास्टिन और करकुमिन आते हैं, ठीक है। फिर है बहुलक पदार्थ, गोंद, रबर, सेल्यूलोज, ये किस में आते हैं, बहुलक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, प्राथमिक उपापचय। प्राथमिक उपापचय जो वो ज्ञात कार्य करते हैं, कार्यकी में भूमिका निभाते हैं। फिर द्वितीयक उपापचय, इनका कार्य या भूमिका ज्ञात नहीं है, लेकिन पारिस्थितिक महत्व क्या है, बहुत है। इनके तो कार्य ज्ञात हैं, लेकिन ये क्यों बनते हैं, ये साथ में, जैसे पेड़ों पर गोंद क्यों बनता है, इसका कोई असली कार्य नहीं है कि बनता क्यों है, लेकिन अपन के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ना। फिर है सूक्ष्म अणु और जैव अणु। सूक्ष्म अणु को क्या कहते हैं, जैव अणु, ठीक है। फिर क्या है, सूक्ष्म अणु या जैव अणु, ठीक है। सूक्ष्म अणु या जैव अणु का अणुभार कितना होता है, 1000 डाल्टन से कम होता है, वो क्या होते हैं, सूक्ष्म अणु और जैव अणु। वर्ध अणु या वर्ध जैव अणु किसे कहते हैं, जिसका 10,000 डाल्टन से अधिक या उसके बराबर अणुभार, वो क्या होते हैं, वर्ध अणु या जैव अणु। अम्ल में अविलेय होते हैं। वर्ध अणु या जैव अणु क्या होते हैं, वर्ध अणु या वर्ध जैव अणु क्या होते हैं, अम्ल में अविलेय। लेकिन सूक्ष्म अणु क्या हो, या सिर्फ जैव अणु नाम दे दे तो ये क्या होते हैं, अम्ल में घुलनशील, ठीक है। इनका अणुभार क्या होता है, घुलनशील वाले का 18 से 800 डाल्टन। और वर्ध अणु, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है और पॉलीसैकेराइड, ये तो है वर्ध अणु। ये क्या है, वर्ध अणु। प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसैकेराइड, ये वर्ध अणु के अंतर्गत आते हैं। लेकिन लिपिड है वो क्या है, वर्ध अणु ना और क्या है, अपवाद स्वरूप क्या है, सूक्ष्म अणु या जैव अणु। क्यों है, ये मिलता तो अविलेय भाग में, जो अविलेय मिलते हैं वो क्या होते हैं, वर्ध अणु। लेकिन ये मिलता अविलेय भाग में, लेकिन इसका अणुभार क्या होता है, कम होता है, इसकी वजह से ये क्या है, सूक्ष्म अणु या जैव अणु के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। फिर अगला क्या है, ये लाइन भी नीट में पूछी गई है कि ये भी पूछी गई है कि जीवों में सर्वाधिक बहुलता से मिलने वाला रसायन कौन सा है, पानी। कितना पाया जाता है, 70 से 90% सभी जीवों में क्या पाया जाता है, पानी ही पाया जाता है। फिर अगला है प्रोटीन एक प्रकार का बहुलक है, ठीक है। प्रोटीन क्या है, बहुलक, ना कि एकलक। इस प्रोटीन का एकलक कौन सी इकाई है, एकलक इकाई है एमिनो अम्ल, ठीक है। प्रोटीन होते हैं विषम बहुलक। अब आपने पीछे पढ़ा था कि सेल्यूलोज
वगैरह ये पढ़े थे ना। सेल्यूलोज क्या है, समबहुलक, लेकिन ये प्रोटीन क्या है, विषम बहुलक। ठीक है, प्रोटीन कैसा है, विषम बहुलक। ठीक है, फिर एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल दो प्रकार के, एक होते हैं अनिवार्य जिनकी पूर्ति अपन खाद्य पदार्थों से कर देते हैं, लेकिन अनिवार्य जो शरीर में ही बनते हैं। ठीक है, शरीर में बनने वाले अमीनो अम्ल को क्या कहते हैं, अनानिवार्य। ठीक है, फिर ये सारणी इंपॉर्टेंट है, इसकी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नीट में पूछी गई है। कोलेजन क्या है, इसका कार्य क्या है, अंतरकोशिकीय भ्रूण पदार्थ है। ट्रिप्सिन है वो एंजाइम है। इंसुलिन हार्मोन है, प्रतिजीवी। ये क्या है, संक्रमित कर्ता से लड़ने का कार्य करते हैं, वो प्रतिजीवी होते हैं। ग्रही क्या है, संवेदी ग्रही, जो संवेदना से सूंघना हो गया स्वाद है, ये ग्रही का कार्य होता है। फिर है ग्लूटाफोर, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लूटाफोर है, इसका कार्य क्या है, ग्लूकोज का कोशिकाओं में परिवहन। ग्लूकोज का कोशिकाओं में परिवहन का कार्य कौन करता है, ग्लूटाफोर। ये नीट में पूछी गई। एक बार मैं इंपॉर्टेंट लगा दूं, जो PYQ है वो। एक तो ये पूरी सारणी याद करनी, ये पूरी सारणी याद कर लो, ये दोनों लाइनें याद कर लो, कथन के रूप में पूछी जा सकती है। इसमें ये लिपिड याद कर लो और ये लाइन याद कर लो, मतलब ये पूछी गई है। और इसमें ये प्रोटीन में बहुलक वाला याद कर लो, फिर ये सारणी याद कर लो पूरी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूछे गए हैं, वो मैंने टिक करके बता दिया। एग्जाम में नीट में पूछे गए हाल ही के वर्षों में। फिर अगला है प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना कितनी होती है, 4। प्राथमिक संरचना, प्राथमिक संरचना में क्या है, प्राथमिक संरचना एमिनो अम्ल के क्रम व स्थान, पहला दूसरा की जानकारी कौन देता है, एमिनो अम्ल के क्रम की जानकारी देती है प्राथमिक संरचना। प्रथम एमिनो अम्ल जिसमें क्या है, N2 सीरा होता है। प्रथम एमिनो अम्ल कौन सा है, जिसमें सीरा होता है, प्रथम एमिनो अम्ल में N2 सीरा होता है, वो कैसा होता है, बायां सीरा। N2 सीरा बायां। अंतिम एमिनो अम्ल जिसमें कार्बन सीरा होता है, वो क्या होता है, दायां सीरा। ठीक है, ये पूछे गए। फिर द्वितीयक संरचना, ये बना हुआ है, इधर क्या है, N2 सीरा, इधर क्या है, कार्बन सीरा अंतिम में। ये पॉलीपेप्टाइड संरचना। ऐसे पूछ लिया कि पॉलीपेप्टाइड संरचना प्रोटीन की कौन सी संरचना है, तो कौन सी है, प्राथमिक संरचना। ठीक है, और फिर है द्वितीयक संरचना। द्वितीयक संरचना ऐसी हेलिक्स की, अल्फा हेलिक्स इसको कहते हैं, अल्फा हेलिक्स इसको कहते हैं, बीटा प्लेटेड शीट। अगर पूछ लिया कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट प्रोटीन की कौन सी संरचना है, तो कौन सी है, द्वितीयक संरचना। ठीक है, फिर आती है तृतीयक संरचना। ये ऐसी होती है तृतीयक संरचना, या ऐसे दे दे तो क्या होती है, ये तृतीयक संरचना। ये सिरा क्या होता है, N, और ये क्या होता है, C। ये सिरा N, ये C, ये क्या है, पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये डायग्राम एक बार किताब से देख लेना, ये वाला, कि ये बॉन्ड कौन से हैं, सल्फाइड बॉन्ड कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से। चित्र देके ये डायग्राम में ये हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है, सल्फाइड बॉन्ड कौन सा है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, और तृतीयक संरचना की खास बात क्या है, उनके खोखले गोले के समान मुड़ी होती है। फिर अगला क्या है, तृतीयक संरचना प्रोटीन के जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक है। जैविक क्रियाकलापों के लिए आवश्यक कौन सी संरचना है, तृतीयक संरचना। ये लाइन तो पूछी भी गई है। और अगला है चतुष्क संरचना। चतुष्क संरचना ये ऐसी होती है, चतुष्क संरचना डायग्राम किताब से देख लेना। एक दूसरे के सापेक्ष क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं, घनाभ के आकार की होती हैं, गोले की तरह होती हैं। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन अभी पूछा है नीट 2024 में। वयस्क मनुष्य का हीमोग्लोबिन की संरचना है, वो हीमोग्लोबिन 4 इकाइयों से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन है वो 4 खंडों से मिलकर बनाए हैं, 4 इकाइयों से। 2 तो होती है अल्फा और 2 क्या होती है, बीटा। ठीक है, अगला है प्रोटीन कुंडलियाँ केवल दक्षिणावर्त होती है। प्रोटीन की जो कुंडलियाँ हैं
वो केवल दक्षिणावर्तियाँ क्लॉकवाइज होती हैं। प्रोटीन लड़ी दृढ़ सड़ समान नहीं होती हैं, ये मुड़ी हुई कुंडली की तरह एकदम ऐसे सड़ समान नहीं होती हैं सीधी, ऐसे ना होकर क्या होती हैं, ऐसे मुड़ी हुई कुंडली के समान होती हैं। और ये किस तरफ घूमी हुई मुड़ी होती हैं, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, ये ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे। बहुलकों में एकलकों को जोड़ने वाले बंध। प्रोटीन में अमीनो अम्ल जुड़े होते हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्ल आपस में किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बंध द्वारा। ठीक है, पेप्टाइड बंध में क्या होता है, एक का CWS समूह दूसरे का NH2 समूह, इसमें जब जल हटा देते हैं, निर्जलीकृत करते हैं, तो क्या बनता है, पेप्टाइड बंध। ठीक है, फिर अगला ग्लाइकोसिडिक बंध, ये किसके मध्य पाया जाता है, दो मोनोसैकेराइड के मध्य पाया जाने वाला बंध कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक बंध। और शर्करा के फास्फेट और हाइड्रोक्सिल समूह के मध्य कौन सा पाया जाता है, फास्फोडाइएस्टर बंध। ठीक है, फिर अगला क्या है, एडेनिन और थाइमिन आपस में डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े, जिसमें क्या मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। और ग्वाइनिन और साइटोसिन के मध्य क्या पाए जाते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन बंध है ये। ठीक है, ए मतलब एडेनिन, टी मतलब थाइमिन, जी मतलब ग्वानिन, सी मतलब साइटोकाइनिन। प्रोटीन में आरएनए में क्या होता है, थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल। आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल, ये ध्यान रखना। एक बार नेट में आए वो पॉइंट बता देता हूँ मैं, टिक कर देता हूँ। ये बात पूछे गए, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों ही पॉइंट पूछे गए हैं। फिर ये पूछा गया है, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों भी पूछे गए हैं। मतलब पेप्टाइड बंध कहाँ पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक कहाँ पाया जाता है, फास्फोडाइएस्टर बंध किसके मध्य पाया जाता है। ठीक है, और ये बात भी पूछी गई है कि एडेनिन और थाइमिन के मध्य कितने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, ऐसे करके। फिर अगला क्या है, कथन दे रखा है। जो इम्पोर्टेंट कथन थे वो मैंने सीधे यहाँ लिख दिए, किताब से कौन पढ़े बार बार, इसलिए मैंने ये 3 पेज बनाए। आप एक बार पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा, फोटोकॉपी निकला देना, मैं PDF सेंड कर दूँ। न्यूक्लिक अम्ल में एक न्यूक्लियोटाइड की एक शर्करा का 3' कार्बन अगली न्यूक्लियोटाइड शर्करा के 5' कार्बन से फास्फेट समूह द्वारा जुड़ा होता है। किससे, फास्फेट समूह द्वारा जुड़ा होता है। ये लाइन भी नीट में पूछी गई है, इसलिए मैंने लिख दी। फिर अगला क्या है, फॉर्टसन वक्री का प्रसिद्ध नमूना DNA की द्वितीयक संरचना को प्रदर्शित करता है। डबल हेलिक्स को किसने प्रदर्शित किया, फॉर्टसन वक्री। अर्थात DNA कैसी है, 2 और कुंडली के समान ऐसी संरचना है, एक ऐसे होता है, दूसरा ऐसे होता है। ये 5' तो ये 3', इसका ये 3' हो गए, इसका 5', ऐसे कुंडली के समान मुड़ी हुई होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच की ये दूरी 20 एंगस्ट्रॉन होती है, और यहाँ पर ये सार्क पाए जाते हैं, ये मैंने दर्शा रखे हैं। ठीक है, तो ये मान लिया 5', ये 3' मान लिया, तो ये हो जाएगा 5' और ये 3'। इन 2 कुंडली, इस कुंडली और ये कुंडली, इन 2 कुंडलियों के बीच की ये दूरी कितनी होती है, 37 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, और इस इतने एक कुंडली के बीच कितनी होती है, 10 नाइट्रोजनी सार्क पाए जाते हैं। एक कुंडली के बीच 10 नाइट्रोजनी सार्क पाए जाते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, एक पूर्ण घुमाव में सारी ये इतना घुमाव है, इसमें कितने 10 नाइट्रोजनी सारी में पाए जाते हैं। 2 नाइट्रोजनी सार्क के बीच में कितना पाया जाता है, 3.4 एंगस्ट्रॉन की दूरी पाई जाती है। तो 3.4 एंगस्ट्रॉन को जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 एंगस्ट्रॉन। एक पूर्ण घुमाव में 10, 5 यहाँ और 5 यहाँ, तो कितने हो जाएंगे, 10। दोनों लड़ियाँ प्रति समांतर होती हैं, एकदम समांतर नहीं है, कैसी, इधर 5' है तो इधर 3', ये हो गया प्रति समांतर। मुख्य भाग किससे बना होता है, शर्करा, बीच में
फास्फोएस्टर बंद, और फिर वापस क्या आ गई शर्करा। N2 क्षारक आपस में 90 डिग्री लंबवत होते हैं। इसको कहते हैं बीटा DNA। ये संरचना हो गई इसकी द्वितीयक, और ये दूरी इन दोनों लड़ियों के बीच की दूरी कितनी है 20 एंगस्ट्रॉम। ये तो एकदम कंठस्थ याद होनी चाहिए। फिर अगला है उपापचय क्या होता है। जीवधारियों में जैव अणुओं का निर्माण व विखंडन रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लगातार होता रहता है। इन रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं उपापचय कहते हैं। सभी उपापचय क्रियाओं द्वारा जैव अणुओं का रूपांतरण होता है एमिनो अम्ल जैसे CO2। ये आप पढ़ लेने एक बार। और ये कथन इम्पोर्टेंट है थोड़ा कि उपापचय क्रियाएं उत्प्रेरित अभिक्रिया होती हैं। कैसी होती हैं उत्प्रेरित। जीव तंत्र में कोई भी उपापचय क्रिया बिना उत्प्रेरक के संभव नहीं है। और उत्प्रेरक प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं प्रोटीन, जो अभिक्रिया की क्या है गति को बढ़ाते हैं। एंजाइम क्या होते हैं वे प्रोटीन जो उत्प्रेरण की क्षमता, वे प्रोटीन जिनमें उत्प्रेरण की क्षमता होती है वो क्या कहलाते हैं एंजाइम कहलाते हैं। तो इसमें से इम्पोर्टेंट या नीट में पूछे गए हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो ये कथन पूछा गया, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, ये पूरा डायग्राम याद होना चाहिए। और इसमें वो कौन सी, हाँ ये पूरा कथन पूछा गया है। ये दोनों पूछे गए, इसमें एंजाइम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बार बार पूछा गया। ओके, थैंक यू।